बजट से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर रहता है पूरे एक्शन में और बजट से भी काफ़ी उम्मीदें होती है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो माहौल है, जिस तरह की सिचुएशन है, उसको देखते हुए भी फर्टिलाइजर स्पेस काफ़ी एक्शन में है। आइए इस खास मौके पर हमारे साथ अरुण सिंघल साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो हैं फर्टिलाइजर सेक्रेटरी। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है देश में फर्टिलाइजर को लेकर वो ये कि अवेलेबिलिटी किस तरह की है, क्योंकि जिस तरह से यूरोप में रशिया और यूक्रेन की तनाव की वजह से जो गैस सप्लाई का संकट हुआ है, उससे फर्टिलाइजर की सप्लाई और उसके रॉ मटेरियल की सप्लाई काफ़ी कम हो गई है। ये बताएं, हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर की सप्लाई और अवेलेबिलिटी इस वक्त किस तरह की है? अनिल जी, देश में कहीं पर भी किसी भी फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जब कोई फर्टिलाइज़र, जब सीज़न शुरू होता है रबी का या खरीफ का, तो हम लोगों का प्रयास होता है कि उससे पहले ही लगभग 30% 35% जो रिक्वायरमेंट है सीज़न की, उतना स्टॉक हम शुरू में ही रखें। तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा हम लोग अपनाते हैं। इस साल भी थी। जब रबी की शुरुआत हुई तो उदाहरण के लिए यूरिया की रिक्वायरमेंट पूरे देश में करीब 180 लाख मीट्रिक टन होती है, और जब शुरुआत हुई सीज़न की उस समय हमारे पास 55 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक था। इसी तरह से अगर डीएपी की बात करें, डीएपी की रिक्वायरमेंट 55 लाख मीट्रिक टन होती है, और सीज़न की शुरुआत में हमारे पास लगभग 18 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक था। तो सफिशेंट स्टॉक्स लेके चलते हैं हम लोग, और उसके नाते ये होता है कि ड्यूरिंग द जैसे चलता है महीना, तो प्रोडक्शन भी होता रहता है, इंपोर्ट भी होती रहती है, खर्चा भी होता रहता है। तो अगर जैसे सबसे ज़्यादा यूरिया और डीएपी की लोग बात करते हैं, एमओपी और एनपीके की तो कमी की कभी बात नहीं होती। यूरिया में अब तक देखा जाए तो इस रबी सीज़न में हम करीब 51 लाख मीट्रिक टन, 51 लाख मीट्रिक टन ऑलरेडी किसानों को उपलब्ध करा चुके हैं, और इस समय हमारे पास 57 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक और है। इसी तरह से अगर डीएपी में देखें तो 55 की रिक्वायरमेंट थी, उसके अगेंस्ट करीब 29.37 लाख 29 लाख मीट्रिक टन हम लोग उपलब्ध करा चुके किसानों को, और आज भी हमारे पास 17.3 लाख टन के स्टॉक हैं। तो किसी भी फर्टिलाइज़र की कोई दिक्कत देश में नहीं है, और इसका एक मुख्य कारण ये है, आपने जिक्र किया कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के कारण कीमतें बढ़ी हैं। ये बात सही है। सोर्सेज भी कई रूल आउट हो जाते हैं। जैसे हम लोग बेलारूस से पोटाश लेते थे, बेलारूस से इस समय नहीं आ पा रही है, लेकिन हम लोग अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करते हैं। किसी भी एक देश पर निर्भरता कभी भी नहीं रखी जाती है, उनको ब्रॉड बेस करके रखते हैं। तो उस नाते हमारे बहुत सारे लॉन्ग टर्म एमओयूज़ हैं, विभिन्न देशों से हैं, और उनके वजह से जब किसी एक देश से समस्या होती भी है तो ऐसा नहीं होता कि किसानों को फर्टिलाइज़र उपलब्ध ना हो। वो उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, और उसको हम लोग पूरी तरह से निभा रहे हैं। जी, तो सिंघल साहब, आपने कहा कि किसी भी एक देश पर आप निर्भरता नहीं रखते। उसी पर मैं जानना चाहता हूं कि रशिया अब मेरे ख्याल से टॉप हो गया है हमारे इंपोर्ट के लिहाज से, चाइना के बजाय टॉप इंपोर्टर अब रशिया हो गया है। क्या ये सही है, और यदि हाँ तो कोई खास फ़ायदा हमें रशिया को टॉप इंपोर्टर रखने के लिए या वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करने के पीछे? रशिया से हम लोग हमेशा लेते रहे फर्टिलाइज़र्स, वहाँ से ज़्यादा एनपीके लिया करते थे हम लोग। और एनपीके में जैसे करीब 100 लाख टन का उत्पादन हम लोग देश में करते हैं, और जो इंपोर्ट करते हैं वो 15 लाख टन के करीब होता है। तो इंपोर्ट एक माइनर सेगमेंट है एनपीके में। उस 15 लाख में से 60-70% रशिया से हुआ करता था। लेकिन इस समय चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, और ये बात हुई थी कि आपस में ट्रेड को बढ़ाना चाहिए, उसके तहत हम लोग फर्टिलाइज़र यूरिया भी ले रहे हैं रशिया से, और डीएपी भी ले रहे हैं, पोटाश भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना हमारा था व्यापार वो 3 गुने से ज़्यादा हो गया है इस साल। सो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको हम लोग अवेल कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हम किसी भी एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। तो चाइना से कम हो गया इंपोर्ट इस समय, कुछ कारण वहाँ दिक्कतें हैं जिसके कारण चाइना से नहीं आ पा रहा है। तो रशिया से मिल गया, रशिया से ले रहे हैं, और किसी एक देश से नहीं लेते। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए हम पोटाश को ले लेते हैं, पोटाश जो कि देश में बिल्कुल ही नहीं होता है, इसलिए 100% पोटाश का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप पोटाश में देखें तो हमारी रिक्वायरमेंट 40 लाख मीट्रिक टन की होती है, उसके अगेंस्ट 15 लाख मीट्रिक टन का हमारा एग्रीमेंट कनाडा से हो रखा है, 7 लाख टन का इजराइल से हो रखा है, 2.75 लाख टन का जॉर्डन से हो रखा है, 1.05 लाख टन का जर्मनी से हो रखा है, और अभी हाल में ही रशिया के साथ हम लोगों ने किया है करीब 10 लाख मीट्रिक टन का। तो ये सब जोड़ेंगे आप तो 35 लाख मीट्रिक टन का हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 40 लाख टन है। तो बहुत ब्रॉड बेस करके हम लोग चलते हैं। लेकिन अगर रशिया से मिल रहा है इस समय, फर्टिलाइज़र का ट्रेड प्रतिबंधित नहीं है, उस पर सैंक्शंस नहीं लगी हैं,
तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, हम लोग उसका अवेल कर रहे हैं। ठीक बात है सर, बिल्कुल जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से खरीदना भी चाहिए और ऑप्शंस पूरे खुले रखने चाहिए। अब आता हूँ सर फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है सब्सिडी का। कुछ फर्टिलाइजर कंपनियां कह रही हैं कि सब्सिडी के भुगतान में देरी हो रही है। इस वक्त क्या स्टेटस है, सरकार सब्सिडी का कितना भुगतान कर चुकी है, कितना करना बाकी? और दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ, बजट में भी हमेशा हमारी नज़र फर्टिलाइजर सब्सिडी पर रहती है। हमें रिपोर्ट्स कुछ बता रही कि शायद 2.5 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा हो सकता है। किस आंकड़े के आसपास उम्मीद की जाए, ये दोनों बताएं सर। देखिए, आंकड़ा क्या होगा ये तो डिपेंड करता है कि आगे आगे कीमतें क्या होंगी। जैसे यूरिया बनाते हैं हम लोग, गैस से बनती है, गैस की कीमतें आप जानते हैं बड़ी वोलेटाइल होती हैं, कभी बढ़ जाती हैं कभी घट जाती हैं। तो कितना एक्चुअली फाइनल आंकड़ा बैठेगा साल का, ये तो बताना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तय है कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हमेशा किसानों को पर्याप्त फर्टिलाइज़र उचित मूल्य पर दिलाया जाएगा। इसमें कोई हमारे कमिटमेंट में वेवरिंग का कोई सवाल नहीं है, पूरी तरह से कमिटमेंट है। और उसी का नतीजा है कि आज जैसे हम बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रतिदिन की सब्सिडी इस समय में हम लोग दे रहे हैं। भारत सरकार का पूरा निश्चय है कि जितना भी पैसा लगता है किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो रेट भी नहीं बढ़ाए गए हैं और उपलब्धता में कोई कमी नहीं करी गई है। पर्याप्त फर्टिलाइज़र उपलब्ध है और रहेगी और रिजनेबल रेट पर रहेगी। जहां हम लोग कोशिश करते हैं बचत करने की, वो सप्लाई साइड में है कि हमारे प्लांट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, गैस का बेहतर प्रबंधन हो जाए, कम कीमत पे हमको गैस मिल जाए, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाए, या फिर बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हो तो ओवर एप्लीकेशन फर्टिलाइज़र का ना हो। हम लोग विकल्पों की बात करते हैं, जैसे नैनो यूरिया बहुत अच्छा विकल्प होकर आया है, उसमें खर्चा किसान का भी कम है, हमारा भी कम है और बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, कार्बन एमिशंस भी उससे कम होंगे। तो नैनो यूरिया को हम लोग बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फर्टिलाइज़र्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स लाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे, लेकिन जितना भी पैसा लगेगा उतना पैसा खर्च करके किसानों को हमेशा फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया जाएगा। ये सरकार का बिल्कुल दृढ़ निश्चय है और इस पर हम लोग अभी तक खरे उतर रहे हैं। अब जो बिल्स की आपने बात करी, बिल्स में हमारे यहाँ कंपनीज जो हैं वो करीब वीकली बेसिस पे बिल्स देती हैं, हर हफ्ते में बिल देती हैं। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं अनिल जी? जी नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ इसी के ऊपर जरा, हाँ, एक बार आप बता दें कि क्या सब्सिडी पेमेंट्स जो समय पर चल रहे हैं उसमें कुछ देरी है? जी, तो मैं वही कह रहा था कि कंपनीज जो हैं वीकली बेसिस पे बिल्स देती हैं और जो उनके बिल्स आते हैं उनको प्रोसेस करने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो कभी भी हमारी पेंडेंसी ऐसी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हो। अगर आज की तारीख में भी देखा जाए तो टोटल जो हमारी पेंडेंसी है वो लगभग 15,000 करोड़ रुपए से कम की है, जिसको 3 हफ्ते की पेंडेंसी कहा जाएगा। तो जो बल्क ऑफ द बिल्स होते हैं वो तो पे हो जाते हैं। कोई छोटे छोटे बिल्स फ्रेट वगैरह के होते हैं, उनमें समस्या आ जाती है कभी कभी, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो टोटल पेमेंट हम लोग करते हैं, और इसी से ये नतीजा है कि इस साल अभी 8 महीने हुए नहीं हैं साल के फाइनेंशियल ईयर के, लेकिन हमारा खर्चा ऑलरेडी करीब 1,40,000 करोड़ रुपये हो चुका है। तो आप देखेंगे कि हर महीने करीब 20,000 करोड़ रुपए के खर्चे का औसत आ रहा है। कोई मेजर पेंडेंसी ऐसी नहीं है। जी जी सर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एम्बिशियस पॉलिसी आप बनाने की योजना बना रहे हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इसमें मेरे सवाल 2 तरीके से है। पहला, इस पॉलिसी से किसानों को क्या फ़ायदा होगा, और दूसरा, कंपनियों को जो एक नुकसान होने की आशंका है कि भाई जिन्होंने ब्रांड बनाई है, इतना खर्चा किया ब्रांड पर, उनको आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि उनको नुकसान नहीं होगा? तो दोनों के बीच में कैसे बैलेंस करेगी सरकार? देखिए, कंपनियों को भरोसा ऐसे है कि उनका जितना भी प्रोडक्शन है उसका एश्योर्ड मार्केटिंग है। जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो सरकार खरीदती है। अगर आप यूरिया के एक बैग की कीमत आज देखेंगे तो 2,000 रुपये से अधिक आती है, 2,200 रुपये के करीब का एक बैग बन रहा है। उसको बेचा जाता है 265 रुपये में किसानों को, और जो बाकी डिफरेंस होता है वो सारा का सारा भारत सरकार देती है। तो हर बैग पे आप समझ लीजिए कि 1,835 रुपये हम दे रहे हैं, 265 रुपये की रिकवरी मार्केट से होती है। तो असल में तो जितना भी खाद का उत्पादन होता है उस सबको भारत सरकार खरीदती है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकारों का और भारत सरकार का कुछ शेयरिंग का रेशियो हो, 40-60 या 90-10 का शेयरिंग हो। सारा का सारा पैसा भारत सरकार ही देती है, और जितनी भी कंपनियां हैं वो जितना भी उत्पादन करती हैं वो सारा का सारा हम खरीदते हैं। तो किसी को मार्केटिंग के एश्योरेंस की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप
यूरिया बनाते हैं, यूरिया एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलकर यूरिया बनता है। यूरिया अलग अलग नहीं बन सकता, हर फैक्ट्री में यूरिया एक ही सा बनता है, सारा यूरिया एक सा ही होता है। ऐसे में हमें क्यों करना चाहिए कि हम यूरिया बना के उसको 2000 किलोमीटर दूर ले जाके बेचें। आइडियली ये होना चाहिए कि जहाँ कोई फैक्ट्री है उसके आसपास के इलाके में उसकी यूरिया बिक जाए, जहाँ दूसरी फैक्ट्री है वहाँ पे उसकी यूरिया बिक जाए। ये तरीका जो है, इससे फ्रेट की सब्सिडी हमारी कम होगी, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रेक्स हैं, रेक्स पे प्रेशर हमेशा रेलवे के रहता है कि कोल की ढुलाई करें या फर्टिलाइज़र की ढुलाई करें या क्या करें, तो रेक्स आर अ प्रेशस रिसोर्स। आप जितने लंबे टाइम तक रेक्स को इन्वॉल्व करेंगे मूवमेंट में, उतना कम मूवमेंट हो पाएगा। तो सारे ही रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जितना कम ट्रांसपोर्टेशन किया जाए उतना अच्छा है। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि किसान को यूरिया उपलब्ध हो, लेकिन वो सोचे कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की यूरिया इस समय नहीं है इसलिए मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन इंतज़ार करूँगा, डिले करूँगा। वो पॉइंटलेस है, बिकॉज सारी यूरिया एक ही सी होती है। तो अल्टीमेटली जब हम भारत यूरिया के नाम से लाएंगे, एक भारत का ब्रांड है और उसमें एश्योरेंस है क्वालिटी की, हर फैक्ट्री में लैब होती है जो क्वालिटी को जांचती है, तो किसानों को भारत ब्रांड पे भरोसा होगा और भारत सरकार ही उपलब्ध करा रही है। सो ये चीज़ सब पे है, डीएपी पे भी, एमओपी पे भी, कि अलग अलग ब्रांड्स का प्रमोशन कंपनीज करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लेके। इसकी आवश्यकता नहीं है, कंपनी अपना निर्माता कंपनी अपना नाम लिख सकती है बोरे पे, लेकिन ऊपर उसके वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना और भारत यूरिया या भारत डीएपी यही लिखा होगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगी और किसानों को भी लाभ होगा। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी योजना। अरुण सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और फर्टिलाइजर से जुड़े सभी मुद्दों पर हमारे दर्शकों से बात करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। फर्टिलाइजर सेक्रेटरी अरुण सिंघल साहब बताते हुए थैंक यू। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद सर।